तो दोस्तों आज से हम एक बहुत ही कमाल की सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। क्या हो अगर कि आप एक मामूली से स्टूडेंट रहे और आपके अंदर अचानक से एक ऐसी पावर आ जाए जो कि आपने कभी सोची भी ना हो, एक ऐसी पावर जो कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल एम्पायर की पावर हो। उसके बाद तो आप पूरे क्लास के अंदर अपना रोला जमा देंगे। आपके जैसा टॉपर स्टूडेंट, आपके जैसा काबिल वाला स्टूडेंट कोई होगा ही नहीं। और ऐसा ही हो जाता है हमारे हीरो के साथ। उसके अंदर पावर आ चुकी थी मार्शल एम्पायर की, और वो कुछ ही टाइम के अंदर बन जाता है पूरे के पूरे स्कूल छोड़ो पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 डिसाइपल। और जैसे ये बना था वो तो हैरान था ही, लेकिन हमें भी पता है कि जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है दुनिया उसकी दुश्मन बन जाती है। और यही काम हमारे हीरो के साथ भी हो जाता है। जितना वो स्ट्रॉन्ग बना था दुनिया उससे जलने लग गई थी कि आखिर एक मामूली सा बंदा सीधा मार्शल एम्पायर कैसे बन गया। लेकिन मार्शल एम्पायर बनने के बाद दुनिया की कोई ताकत उसको थोड़ी ना रोक सकती है। निकल जाता है हमारा हीरो पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप एक बैडस हीरो देखना चाहते हैं ना, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए बिना और कुछ ज्यादा बताए हुए हम सीरीज को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें अपर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ना एक शादी की तैयारी हो रही थी, जहाँ पर एक लड़की होती है, उसका नाम था होंग यान। और यहाँ पर ये बाकी के 10 और मार्शल एम्पायर रैंक के बंदों को लाई हुई थी, क्योंकि इसका मकसद ये है कि वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल एम्पायर एक बंदा है जिसका नाम है फी यांग, और उससे वो जबरदस्ती शादी करना चाहती है ताकि उसके साथ डुअल कल्टीवेशन प्रिपेयर कर सके, जिसके जरिए ये जो होंग यान है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। लेकिन फी यांग जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसी के लिए होंग यान ने फी यांग के लिए पूरी की पूरी सेटिंग बना कर रखी है कि अगर वो जैसे यहाँ पर आएगा ना, सारे के सारे लोग उसको ट्रैप कर लेंगे और जबरदस्ती यहाँ पर होंग यान उससे शादी करने की कोशिश करेगी। और जब ये लोग इंतजार कर रहे थे, वहां पर सच में फी यांग आकर पहुंच जाता है। और जैसे वो यहाँ पर आया था, उसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो जितने भी यहाँ पर 10 दुनिया के टॉप वाले मार्शल एम्पायर लोग हैं ना, वो सब यहाँ पर फी यांग से कहने लग जाते हैं कि तुझे डर नहीं लगता कि तू बिंदास आंख बंद करके यहाँ पर आ गया, जबकि तुझे पता है कि यहाँ पर एक नहीं टोटल 10 मार्शल एम्पायर रैंक के बंदे, तो 10 का मुकाबला कर सकता है क्या? कभी भी नहीं। लेकिन उनको नहीं पता था कि फी यांग जो है ना, वो 10 छोड़ो, वो अकेले कितने मार्शल एम्पायर को हरा सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है वो। और उसको हराने के लिए ये 10 मार्शल एम्पायर भी कम पड़ने वाले हैं। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर ना हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तुमने अपनी मौत को पुकारा है तो तुम्हारी मौत देने के लिए मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही सभी लोग फी यांग को देखते हैं, वो अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगे थे ताकि फी यांग को बता सके कि तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। जो हम यहाँ पर प्लान बनाकर रखे ना होंग यान के लिए तेरी जबरदस्ती शादी करवाने का, वो आज यहाँ पर पूरा होगा। होंग यान भी यहाँ पर फी यांग से कहने लग जाती है कि देखो, इज्जत से कह रही हूँ कि तुम मेरी इस शर्त के लिए मान जाओ, वरना तुम देख रहे हो कि मैंने तुम्हारी फील्डिंग पूरी तरह से सेट करके रखी है, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। लेकिन फी यांग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जरा मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना जिगर है, तुम मेरा एक बाल तक बांका कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मार्शल एम्पायर के बंदों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सारे लोग हैरान रह जाते हैं और कहने लग जाते हैं फी यांग से कि तुझको क्या लगता है कि तू इनविंसिबल है, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं हरा सकती। हम तुझे दिखाते हैं कि हराना किसे कहते हैं। तू कोशिश कर ले जितनी भी करना, लेकिन तू आज बचेगा नहीं। आज यहाँ पर जबरदस्ती तेरी शादी होगी, और अगर तू यहाँ पर इसके लिए तैयार नहीं होता है तो तेरी गर्दन काट कर यहीं पर लटका दिया जाएगा। फी यांग भी कहता है कि भाषण से ज्यादा अगर फाइट कर ली होते ना तो मेरी भी कसरत हो जाती यहाँ पर, लेकिन लगता है कि तुम तो यहाँ पर खाली भाषण करने के लिए आए हुए हो। तो ये सुनते साथ ही सारे लोग भड़क जाते हैं और तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फी यांग को एक डिवाइन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मेशन का नाम था अनाहिलेशन फॉर्मेशन, और ये मामूली फॉर्मेशन नहीं होता। इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार की पावर होती है। मतलब स्पेस के अंदर जितने भी स्टार है ना, सारे के सारे स्टार की पावर इस फॉर्मेशन के अंदर आकर इकट्ठा होती है। ये एक कल्टीवेटर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसको एकदम पिघला देने के लायक है। इस स्टार की पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवनली वेपन को रिफाइन किया जाता है। मतलब इतने कमाल के वेपन रिफाइन होते हैं ना, उसका हिसाब भी नहीं है। तो उसके अंदर किसी इंसान को डाल दिया जाए तो जैसा फर्नेस के अंदर चीजें पिघल जाती है ना, वैसे इंसान पिघल जाएगा। तो उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी ताकि फी यांग को भी पिघला दिया जा सके। वो होंग यान से कहना चाहती है कि फी यांग, एक आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि इज्जत से मान जाओ, जो मैंने तुम्हारे सामने शर्त रखी है उसके लिए, वरना यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और तुम अपनी जान खो दोगे। लेकिन फी यांग कहता है कि मैंने पहले भी कहा ना, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है कि तुम मेरा एक बाल तक बांका कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो दिखाओ मुझे कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। तो ये सुनने के बाद सारे लोग भड़क जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फी यांग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं कि ये नहीं सुधरने वाला है। इसको लगता है कि ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, तो आज हम इसकी ये घमंड को चूर करते थे। वो वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फी यांग के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन लिटरली फी यांग एक बार के अंदर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और पूरे की पूरे अनाहिलेशन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने अनाहिलेशन फॉर्मेशन एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, और जैसे उसने ये किया था ना, उसने सारे के सारे बिलियंस ऑफ स्टार की पावर का इस्तेमाल करते हुए आसमान के अंदर, स्पेस के अंदर एक वॉइड क्रिएट कर दिया था। ये रास्ता होता है
दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाने का, मतलब हेवनली वर्ल्ड के अंदर जाने का। अभी तो वो अपर रैंक के अंदर था, वहां से वो जाने वाला था हेवन में, और यही तो उसका सपना था, उसका यही मकसद था कि अगर वो 10 के 10 मार्शल एम्पायर रैंक के बंदों को हरा देता है ना, तो उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो हेवन में जाने का रास्ता क्रिएट करेगा। और जहाँ रास्ता क्रिएट हुआ वो कहने लग जाता है कि फाइनली मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवन तक जाने का रास्ता ओपन कर सकूं। तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम, दुनिया में जब भी मेरा नाम कोई पुकारे ना, तो उसको बता देना कि मैं क्या चीज था, मेरे से इंसान दुनिया में कोई था ही नहीं, ना कभी कोई आएगा। यही तुम लोगों का काम है, जिंदगी भर बस लोगों को यही बताते हुए फिरना। और इतना कहने के बाद वॉइड के अंदर चला जाता है फेयन। उसको लग रहा था कि वो जाने वाला है अब हेवन के अंदर। जैसे वो वॉइड के अंदर आकर पहुंचा था ना, ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है, बहुत ही ज्यादा वो खतरनाक होती है। वो तो आराम से अंदर जा चुका था, लेकिन बाहर वो जो होंगे ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहना चाहते हैं फेयांग से कि फेयांग, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, हद से ज्यादा नफरत करती हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बात की थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, डुअल कल्टीवेशन कर लो, लेकिन तुम इसके लिए तैयार नहीं हुए। भाड़ में जाओ, तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। और वैसे ही फिक्र यहाँ पर फेयांग को भी नहीं थी। वो जब उस वॉइड के अंदर आकर पहुंचा था ना, तो यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन जैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, वहां पर एक अजीब सा एक हेवनली फिनोमेना क्रिएट होता है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई डीमन आ चुका है, जो कि सीधा यहाँ पर फेयांग को पकड़ लेता, और उसका जो ये हेवन में जाने का प्रोसेस था उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा था, ताकि यहाँ पर फेयांग हेवन में ना जा सके। तो जैसे यहाँ पर फेयांग होता है, इस चीज को देखता है, वो तुरंत अपनी पावर को इस्तेमाल कर लेता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस एंशिएंट डीमन के साथ फाइट करने के लिए तैयार था। एक तरफ फेयांग होता है और दूसरी तरफ वो एंशिएंट डीमन होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर दोनों का अटैक लगता है, अचानक में कुछ चीजें बदल जाती है, और हम यहाँ पर फेयांग को एक छोटे से क्लास के अंदर देख पाते हैं। उसको अचानक में झटका लगता है, वो कहने लग जाता है कि क्या मैं हेवन में पहुंच गया। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो वो कहता है कि अबे ये तो हेवन नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्कूल के अंदर आकर पहुंच गया। ये क्या हुआ मेरे साथ? क्या मैं हेवन में जाने के प्रोसेस में अटक गया था क्या, या फिर मैं वहां से सीधा यहाँ क्यों फेंका गया? वो जब ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि टीचर जो होती है ना, उसको चौक फेंक कर मारती है, उससे कहना चाहती है कि गधे फेयांग कहीं के, तू हर बार यहाँ पर क्लास में सोता रहता और अपने ख्याल में खोया रहता। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर तुझे पढ़ाने की कोशिश करूँ, तेरा ध्यान की तरह। फेयांग के लिए सब डाइजेस्ट करना बिल्कुल अजीब सा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अभी तो मैं हेवन में जा रहा था, मैं ये इससे छोटी सी क्लास में आकर क्यों पहुंच गया, और ये टीचर मुझे चिल्ला रही है। टीचर यहाँ पर फेयांग से कहना चाहती है कि तुम क्लास में ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते हो, अगर ध्यान लगा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ मुझे कि अगर हम किसी मैस्टिक वेपन को रिफाइन करते हैं ना, तो उसको रिफाइन करने के कितने मेथड होते हैं? तो फेयांग कहने लग जाता है कि मैस्टिक वेपन को रिफाइन करने के लिए करीब करीब 48 अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, जिनके जरिए हम यहाँ पर वेपन को रिफाइन कर सकते हैं। तो ये सुनकर तो पूरी क्लास हंसने लग जाती है कि अरे अरे देखो तो बेवकूफ को, इसको कुछ आता पता है नहीं, अपने मन से जो समझ में आया उसने बोल दिया, 48 मेथड बना रहा है। जब सारे लोग यहाँ पर मजाक उड़ाए थे फेयांग का, तो यहाँ पर वो जो टीचर होती है वो सभी को शांत करवाती है, उससे कहने लग जाती है कि ये जो फेयांग ने कहा है ना, वो बात बिल्कुल सही है। आज से बहुत टाइम पहले की बात है, जब यहाँ पर टोटल 48 मेथड यानी कि 48 मेथड हुआ करते थे मैस्टिक वेपन को रिफाइन करने के लिए, लेकिन अभी के टाइम पे वो खत्म होकर सिर्फ 6 रह गए। जब पहले के टाइम पे बहुत ही कमाल के मार्शल एम्पायर वगैरह रहते थे, तो वो लोग अलग अलग तरह से वेपन को रिफाइन करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे उन लोगों को, जो आज के लोग हैं, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ 6 मेथड है रिफाइन करने के मैस्टिक वेपन को। तो यहाँ पर जो फेयांग का जवाब था वो टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है, इतना करेक्ट है कि हम भी यहाँ पर उसके बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो किताब से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये झूठ होगा, क्योंकि किताब में सिर्फ 6 मेथड के बारे में ही लिखा हुआ है। टीचर हैरान रह गई थी कि आखिर ये जवाब फेयांग ने दिया तो दिया कैसे, इसको कैसे पता चला कि एंशिएंट टाइम में 48 मेथड होते थे। ये एंशिएंट टाइम की नॉलेज लाया कहाँ से, जबकि उसको नहीं पता कि जिस मार्शल एम्पायर की बात कर रही है टीचर, वो खुद यहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ है। तो ये उनको सारे के सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर फेयांग का मजाक उड़ा रहे थे ना, वो उससे कहना चाहते हैं कि अरे ज्यादा तू एटीट्यूड दिखा रहा है क्या, अपना टॉपर बनने की कोशिश कर रहा है। अबे एक जवाब सही दे दिया तो 30 मार्क खान नहीं बन गया, तो अभी तो क्लास का सबसे घटिया स्टूडेंट है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, सारा दिन क्लास में सोता ही रहता है, अपने आपको टॉपर में समझने लग जाना। तो फेयांग अपने मन में सोच रहा था कि अरे यार मैं इस दुनिया में भी आ चुका हूँ ना, पता नहीं कहाँ पर आकर पहुंचा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी गधे के बच्चे तो हर जगह मिल जाते हैं। दुनिया में हर जगह ऐसे बेवकूफ लोग भरे ही रहते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं होता लेकिन बोलने में बहुत आगे होते हैं, और वैसे नमूने मेरे पूरे क्लास के अंदर भरे हुए हैं। तो टीचर जो थी वो यहाँ पर फेयांग से कहना चाहती कि फेयांग, मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ, अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया ना, तो उसके बाद तुम मेरे क्लास में सोते रहो, मेरे क्लास को अटेंड भी ना करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी नॉलेज इतनी ज्यादा है कि मैं तुम्हें उतना अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकती, तो उसके बाद अगर तुम मेरे क्लास से चले भी जाओगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुमने मेरे इस वाले सवाल का गलत जवाब दिया तो 10 दिन के लिए मैं तुम्हें क्लास के अंदर एंट्री नहीं दूंगी, बाहर गेट के खड़े होगे पूरे 10 दिन तक के। टीचर कहती है कि देखो, जब हम मैस्टिक वेपन को रिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्रिस्टल सैंड को उसमें डालने की क्यों जरूरत पड़ती है, मुझे इसके बारे
बारे में जानना है। तो ये सुनकर तो सारी क्लास हैरान हो जाती है। अब वहाँ पर क्लास के अंदर फियांग की एक दोस्त भी थी, तो वो टीचर से कहती है कि टीचर ये क्या मजाक है, आप किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं फियांग से, ऐसा सवाल की जिसके बारे में इस पूरी किताब में नहीं है, शायद पूरे स्कूल की किसी किताब में नहीं होगा इसका जवाब। इस तरह के जवाब तो कोई मास्टर ही दे सकता है। आप जानबूझकर यहाँ पर फियांग को बाहर खड़ा करवाना चाहते हैं, इसलिए उससे आपने इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को तो हमने कभी जिंदगी में सुना भी नहीं है, तो फियांग इसका जवाब कैसे देगा। आप जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि फियांग को बाहर खड़ा किया जा सके। सारा का सारा क्लास यही कहना चाहते फियांग से कि फियांग तेरे बस की बात नहीं है, या तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, इसका जवाब नहीं पता। तो तू कैसा देगा, इज्जत से तो बाहर जाके खड़ा हो जा, वही बेहतर है। 10 दिन तक के बाहर रहना, बाहर होने के बाद 10 दिन पूरे इंग्लिश आएंगे ना, तो अंदर आ जाना, वरना यहाँ पर तो जवाब देने से रहा। तू जवाब क्या देगा, कोई भी जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का। पर फियांग के लिए, जिसके पास पूरी की पूरी मार्शल एम्पायर की नॉलेज है और मार्शल एम्पायर खुद यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पानी पीने के बराबर था। तो यहाँ पर फियांग ये जवाब देता है कि अगर हम किसी मैजिक वेपन को रिफाइन कर रहे हैं, तो किसने कहा आपको कि हेवनली क्रिस्टल सैंड को उसमें डालने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम उसको नहीं डाले ना, तो भी ये मैजिक वेपन रिफाइन किया जा सकता है। तो ये सुनकर तो क्लास का एक बंदा था जो कि बहुत ज्यादा चिढ़ता था फियांग से। वो उससे कहना चाहता है कि अबे तू तो अपना ही अलग से दिमाग लगाने लग गया, तुझे किसी चीज का जवाब तो पता नहीं है, अपने से ही जवाब बनाते जा रहा है। एक काम कर, तू ही किताब लिखना शुरू कर देना, बाकी लोगों को अपने हिसाब से नॉलेज पढ़ाते जाना। ऐसे तो मैं भी जो भी जवाब दे दूं, किसी भी सवाल का सवाल क्या हो, जवाब कुछ भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन फियांग कहता है कि जब अगर हम मैजिक वेपन को रिफाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर हेवनली क्रिस्टल सैंड सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि वो जो क्रिस्टल सैंड है उसके अंदर जो फायर की पावर है वो वेपन को रिफाइन करने में हेल्प कर सके। लेकिन अगर एक कल्टीवेटर के पास ऑलरेडी फायर एलिमेंट की पावर है, तो उसको किसी भी तरह के सैंड की जरूरत है ही नहीं। वो खुद की फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए आराम से किसी भी तरह को परफेक्टली वेपन को रिफाइन कर सकता है। उसको किसी भी एडिशनल क्रिस्टल सैंड की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर जब सारे लोग फियांग का मजाक उड़ा रहे थे, वो टीचर जो थी वो कहना चाहती कि तुम सब शांत हो जाओ, यहाँ पर फियांग को एक्सप्लेन करने दो कि वो क्या समझाना चाह रहा है। टीचर उससे कहती है कि अगर हम उस हेवनली क्रिस्टल सैंड को डालते हैं तो वेपन अच्छे से रिफाइन हो जाता है, तो फिर ये क्यों होता है। तो इस पर यहाँ पर फियांग जवाब देता है कि जब हम किसी वेपन को रिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह होता है उसको खत्म करने के लिए वो क्रिस्टल सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पहले ही आयरन के अंदर से सारा का सारा मॉइस्चर बाहर निकाल दे, तो इसको फेलियर के बिल्कुल 0% चांस हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम उसके अंदर क्रिस्टल सैंड ना भी डालें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस शर्त वही है कि पहले हमें सारा का सारा मॉइस्चर बाहर निकालना पड़ेगा। हल्का भी मॉइस्चर मिला तो इससे मैजिक वेपन रिफाइन करने में दिक्कत आएगी, वो फेल हो जाएगा। इतना सिंपल सा इस चीज का आंसर था। तो ये सुनकर टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लग जाती है कि जो क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पर फियांग से पूछा है ना, लिटरली मैं कितना साल से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी थी। हर बार मैं मैजिक वेपन से रिफाइन करने जाती थी तो फेल हो जाती थी, क्योंकि मुझे लिमिट ही नहीं पता थी कि मुझे कितना क्रिस्टल इसके अंदर डालना है। और अब जब यहाँ पर फियांग ने कहा कि अगर मैं मॉइस्चर निकाल दूं तो बिना क्रिस्टल सैंड के भी इसको रिफाइन कर सकती हूँ, यही तो दिक्कत आ रही थी मुझे। फियांग के पास इतना नॉलेज अचानक में कैसे आ गया। कल तक तो ये क्लास का सबसे बैक बेंचर बंदा था जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, सारा दिन सोता रहता था। आज ये टॉपर से भी एक्सपर्ट कैसे हो गया। फियांग तो सीधा क्लास के बाहर ही चला जाता है। तो ये देखकर वो टीचर हैरान रह जाते हैं कि ये कहाँ गया। आगे स्टूडेंट टीचर से कहना चाहते हैं कि आप ही ने तो कहा कि अगर वो इस सवाल का सही जवाब दे देता है तो उसको क्लास में रहने की जरूरत भी नहीं है, वो बाहर भी चला जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीचर गुस्सा हो जाती है कि नहीं नहीं, मैं फियांग को जाने नहीं दूंगी, मुझे उससे और भी कुछ पूछना है। वो इतना नॉलेजेबल इंसान बन कैसे गया अचानक में। ये तो टीचर की भी समझ के बाहर जा रही थी बात है। पूरा क्लास बिल्कुल शांत रह गया था, सदमे में जा चुका था कि नहीं यार सच में ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है। ये फियांग इतना नॉलेजेबल इंसान बन कैसे गया, हम तो समझ में नहीं आ रहा। हम तो उसको लूजर समझते थे, निकम्मा समझते थे, लेकिन ये तो बड़ा ही कमाल का इंसान निकला। वो जो स्टूडेंट जो हमेशा यहाँ पर फियांग की बेइज्जती करता था, वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं इस फियांग को, उसने सबके सामने अपना नाम कमा लिया, मैं उसका नाम होते हुए देख ही नहीं सकता। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि अगर उसका नाम फेमस हो जाए तो मैं जा रहा हूँ उसकी जान लेने के लिए, मार डालूंगा आज ही मैं उसको। ये जो बंदा है ना, इसका नाम है यांग डी, और यही हमेशा नफरत करता है फियांग से। तो फियांग जैसे बाहर अपना खड़ा हुआ था, उसको ना बाहर उसी की मूर्ति नजर आती है। मतलब जो वो हेवन में जाने से पहले दिखता था ना एकदम कमाल का मार्शल एम्परर जैसा, तो उसी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई थी। और ये पूरा का पूरा स्कूल जो है ना रिस्पेक्ट देता है उसी मार्शल एम्परर यानी कि फियांग को। तो ये देखो फियांग तो बड़ा खुश था कि अरे वाह मेरी मूर्ति सामने बनी है, लोग उसको रिस्पेक्ट पेश करते हैं। लगता है कि यहाँ पर रोला जमाने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से मैं ये काम कर लूंगा। तो जैसे यहाँ पर फियांग खड़ा था ना, वहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक आकर लग जाता है, और ये अटैक को वो बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। फियांग देखकर हैरान रह गया था कि अरे बाप रे छी, कितनी सड़ी हुई बॉडी के अंदर मैं आ गया। इतना मामूली सा अटैक डॉज करने में मेरे पूरे शरीर के अंचर पंचर ढीले हो गए। ये हुआ क्या मेरे साथ, इतना घटिया बॉडी के अंदर मैं आया कैसे। ये अटैक जो किया था उसी यांग डी ने किया था। वो यहाँ पर आया था फियांग को मारने के लिए। क्या कि सबके सामने उसने अपना नाम बनाया कैसे, सारा का सारा क्लास उसकी तारीफ कर रहा था। जो चीज यहाँ पर यांग डी को पसंद नहीं आई तो वो आ गया बदला लेने को। वो यांग डी फियांग से कहना चाहते कि तेरे तो मार्शल मेरिडिन जो है ना वो भी अभी तक के अवेक नहीं हुए, उसकी कोई औकात ही नहीं कि तुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दे। तुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज दिमाग में भर लेगा तो तू सबसे ज्यादा कमाल का हो जाएगा और पूरी स्कूल में तेरा नाम रोशन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, मैं ये चीज कभी होने ही नहीं दूंगा, मैं तेरा सपना पूरा करने ही नहीं दूंगा।
तो 1% की कल्टीवेशन वाला इंसान था नहीं और हमेशा तो वही रहेगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि तू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो फियांग उससे कहता है कि अबे मगरमच्छ की शक्ल के तू यहाँ पर करने क्या आया है। तो ये सुनकर तो यहाँ पर वो यांग डी का दिमाग खराब हो जाता है कि तूने मेरी बेइज्जती की कैसे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था ना, वहाँ पर फियांग के 2 दोस्त आकर पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर उस यांग डी से कहना चाहते हैं कि देख, हमारे एकेडमी का यही रूल है कि कोई भी पर्सनल फाइट नहीं कर सकता। जो भी पर्सनल फाइट करने की कोशिश करेगा उसको एकेडमी से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि तू यहाँ पर फाइट मत कर। लेकिन वो यांग डी कहना चाहते कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर इस फियांग से फाइट करनी है, मैं इसे फाइट करके ही रहूंगा। जब यहाँ पर फियांग यांग डी को देखता है ना, उसके पास एक खास तरह का 5 कलर स्टोन होता है जो कि फियांग को पसंद आ गया था। इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है बचकान है यांग डी, मैं तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, चल दिखा के तेरे अंदर कितनी जान है, तू मेरे साथ क्या ही बिगाड़ सकता है मेरा। लेकिन शर्त ये लगेगी कि अगर तू मेरे सामने हारा ना तो तेरा 5 कलर जो स्टोन जेड है वो मेरा हो जाएगा। अगर तू इसको दांव पे लगाने के लिए तैयार है तो मैं तेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो यांग डी कहना चाहता है कि तेरी भैंस की टांग, ये मेरी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट जेड है, मैं इसको तुझे ऐसा नहीं देने वाला। तो फियांग कहना चाहता है कि लगता है कि तेरी फटकर हाथ में आ गया, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है ना मुझसे फाइट करने की, तो यहाँ पर खड़ा क्या, निकल ले यहाँ से पहली फुर्सत में। तो ये सुनकर तो यांग डी का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि तू आखिर समझता है क्या अपने आप को कि तू कुछ भी शर्त लगा लेगा, जो मन में आएगा वो बोल लेगा, मैं यहाँ पर तेरी बात मान लूंगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि नहीं, मेरे पास यही मौका है कि मैं इस फियांग की जान ले लूं। वो यहाँ पर वैसे भी उसकी कल्टीवेशन तो कुछ है नहीं, क्योंकि दुनिया के नजर में तो फियांग के पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ना कि वो कितनी बड़ी खतरनाक चीज है। तो यहाँ पर वो यांग डी कहना चाहता है कि ठीक है, मैं तेरे से फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं शर्ट भी लगाता हूँ उस 5 कलर जेड पेंडेंट की। यांग डी सोच रहा था कि वो आराम से यहाँ पर फियांग को हरा देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फियांग के दोस्तों से कहना चाहते कि फियांग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि ये यांग डी जो है वो ऑलरेडी 7 मेरिडियन रैंक के ऊपर मौजूद है, यानी कि इसने अपने ऑलरेडी 7 मेरिडियन को ओपन कर लिया है और तुम्हारे तो एक भी मेरिडियन ओपन नहीं हुआ है। तुम कैसे इसका मुकाबला करो कि आसमान जमीन का फर्क है तुम दोनों के अंदर। तो यहाँ पर वो जो यांग डी था वो एक बार फिर से फियांग से कहना चाहता है कि अगर तुम्हें सामने सरेंडर करता है तो, लेकिन वो बेचारा अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि फियांग उससे कहता है कि अबे बचकाने तू अपनी ये बातें बंद कर, वो घिसा बेटा डायलॉग मुझे नहीं सुनना, तू फाइट करना आया ना तो फाइट कर, यहाँ पर डायलॉग मत मार। तो ये सुनते साथ ही वो जो यांग डी था तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और अपनी फैमिली की सबसे खास टेक्निक को यूज कराना ताकि एक ही बार के अंदर वो फियांग की जान ले सके। तो फियांग अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है कि भले से मेरी यहाँ पर जो शरीर है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि मैं अपनी सारी की सारी पावर को एक बार के अंदर यूज कर पाऊँ, लेकिन फिर भी जितनी मेरे पास पावर ना, जितना मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है मेरे कल्टीवेशन पावर की, तो उसके जरिए मैं आराम से इस यांग डी को एक घसीट के पंच के अंदर ना मार सकता हूँ। पता नहीं हेवन ने मुझे यहाँ पर क्यों भेज दिया, यहाँ पर क्या दिक्कत उसको आई कि उसने मुझे वापस से इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर भेज दिया, लेकिन यहाँ पर आ गया हूँ ना, तो अब एक बार फिर से दुनिया में अपना नाम कमाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हेवन मुझे एक बार फिर से लाइफ का एक्सपीरियंस करवाना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ पर मुझे भेजा है। तो ठीक है, इस लाइफ की शुरुआत करते हैं इस यांग डी का ही कचूमर बनाकर। वो एक ही पंच घसीट कर मार देता है यांग डी के ऊपर कि यांग डी के पूरे दांत वात सब टूट गए थे और बेहोश होकर वो दूर जाकर फेंका जाता है। वो ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा था, मानो कि उसके सीने की कई सारी हड्डियां टूट गई सिर्फ एक पंच के अंदर। यांग डी का शरीर इतना मजबूत नहीं कि वो एक पंच को हैंडल कर पाया। फियांग के जितने भी लोग यहाँ पर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो यकीन नहीं कर पा रहे कि बाप रे ये क्या हो गया। लगता है कि यहाँ पर यांग डी मर गया, वो अभी भी तड़प रहा था और तब तक फियांग उससे उसका 5 कलर जेड पेंडेंट लेकर चला जाता है कि थैंक यू दोस्त अपना वादा निभाने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर फियांग जो था ना वो एल्केमी एसोसिएशन के अंदर आता है, जहाँ पर एल्केमी से जुड़ी चीजें होती हैं और यहाँ पर एल्केमी के मास्टर वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद वो फियांग जो था वो कहने लग जाता है कि मुझे मास्टर शियाओ से मिलना है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मास्टर शियाओ है कहाँ पर। तो ये सुनकर यहाँ वो लोग जो थे वो कहने लग जाते हैं कि मास्टर शियाओ यहाँ पर सभी को एल्केमी सिखाया करते थे, लेकिन वो अभी नहीं सिखाते थे, उनको गए हुए तो 15 साल हो गए, वो 15 साल पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो बताइए, हम आपके लिए वो कर सकते हैं। तो ये सुनकर तो फियांग टेंशन में आ जाता है कि अरे यार, लगता है कि जब मैं वापस से इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर आया ना, टाइम बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। मतलब जब मैं हेवन में जा रहा था उससे करीब 15, 20, 30 साल तो आगे पीछे हो ही गए। मैंने उस मास्टर शिया से कहा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए उसको यही इस एल्केमी एसोसिएशन के अंदर रहना, लेकिन यहाँ से वो भाग गया। उस घटिया इंसान ने मेरा प्लान चौपट कर दिया। अब लगता है कि इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर जो भी काम करने पड़ेंगे ना, मुझे खुद के दम पर करने पड़ेंगे। तो वो एल्केमी एसोसिएशन वालों से कहता है कि मेरे पास ये लिस्ट है, इसके अंदर कुछ सामान वगैरह है, ये सारे के सामान जो है ना लिखे हुए इसके अंदर, वो मुझे चाहिए। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम था जिया रोंग, और वो यहाँ पर आकर कहना चाहता है वो लड़की से जो कि अभी यहाँ पर फियांग के साथ बातें करी थी कि उधर क्या बातें करी हो, जाओ मेरे लिए कमरा खाली करो, मुझे वहाँ पर जाकर बिल्कुल रिफाइन करना है। तो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और कमरा चाहिए होगा तैयार, जहाँ पे मैं रिफाइन कर सकता हूँ। तो बाकी लोगों को छोड़ो, मेरी मदद करो। जैसे वो फियांग वाले इंग्रेडिएंट्स देखता ना जो कि अभी यहाँ पर फियांग मांग रहा था, तो देखते साथ वो कहना चाहता कि छी ये क्या
नॉनसेंस चीज है। इस तरह की चीज से कभी कोई जिंदगी में पिल रिफाइन कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। ये अचकाने बचकाने लोगों को भगाओ यहाँ से, मेरे लिए कमरा खाली करो, मुझे अपनी पिल रिफाइन करनी है। तो ये देखते साथ ही फियांग को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर जियारोंग से कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ से महसूस कर पा रहा हूँ कि डेली सुबह सुबह को ना तेरे जो बोन मैरो है उसके अंदर बड़ी भयंकर तकलीफ होती होगी, जो तेरी हालत खराब कर देता होगा। पर फिर भी मैं इस बात से हैरान हूँ कि इतनी तकलीफ के बाद भी तू फर्स्ट ईयर का एल्केमिस्ट बना कैसे? लगता है कि कुछ तो कुछ घपलेबाजी की है तूने। वहाँ से दिखाता है कि नंबर 1 एल्केमिस्ट फर्स्ट ईयर का बन चुका है, लेकिन अंदर से तेरे पास कोई नॉलेज नहीं लगता मेरे को। तभी तो तूने मेरे जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको ढंग से देखा भी नहीं और कह दिया कि ये नॉनसेंस है। लेकिन अगर तुझे नॉलेज होती ना तो तू समझ जाता कि जो मेरे इंग्रेडिएंट्स है वो कितने कमाल के हैं। जब तूने मेरे इंग्रेडिएंट्स को इनकार किया तभी मैं समझ गया कि तेरे पास कोई नॉलेज नहीं है एल्केमी की। कह ली तू एक झूठा एल्केमिस्ट है दुनिया के सामने। तो जियारोंग बिल्कुल दंग रह जाता है कि इस बंदे को कैसे मेरे बोन मैरो की तकलीफ के बारे में पता चला, ये मेरा सारा का सारा बायोडाटा निकाल कैसे गया खाली मुझे देखने के बाद। इसको इतनी समझ आई कैसे? क्या ये मुझे पहले से जानता है? क्या मेरी ये जासूसी कर रहा है? इसको पता कैसे चला? ये तो मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ और एक बार देखने के दौरान इसने मेरा पूरी की पूरी हिस्ट्री बाहर निकाल कर रखी है। ये किया कैसे इसने? फियांग उससे कहना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ वो सब छोड़, लेकिन मुझे लगता है कि तेरे पास सिर्फ 3 से 4 दिन बहुत हो गया, इतने ही टाइम बचे हुए हैं, क्योंकि तेरा बोन मैरो बिल्कुल खराब होने के कगार पे। अगर उसमें जो लगा हुआ तकलीफ है ना उसको बाहर नहीं निकाली गई तो उसके बाद कोई हेवन से भी उठकर आ जाए ना तब तुझे नहीं बचा पाएगा। तो बेटा जितना उछल रहा है ना उछल ले, 3-4 दिन का ही मेहमान है तू। तो ये सुनकर जियारोंग हैरान हो जाता है। वो उससे कहना चाहता है कि ये बच्चे भाग जाए यहाँ से। तो मुझे डराने की कोशिश करा, लेकिन मैं तेरी बातों से डरने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फियांग कहने लग जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुझे बता दूं तरीका कि कैसे तरह ये बोन मैरो ठीक किया जा सकता है, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा नहीं तो तेल लगाने जा तू। तो जियारोंग फियांग को पकड़ते हुए कहते कि अरे अरे भाई 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 प्लीज बताना कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ अपने आप को। तू सच बता रहा है, जो तूने कहा है वो बात है 110% सच है, और मुझे पल पर डर लगता रहता है कि कब मैं मर जाऊंगा। तो मुझे बस बता दे कि कैसे मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। तो जो बोलेगा मैं वो को तैयार हूँ। तो फियांग कहता है कि तूने जो मेरी लिस्ट को बाहर फेंका था ना अभी, वो लिस्ट उठा और सारा का सामान उसमें जितना लिखा हुआ ना लाने के लिए, वो हर एक सामान 10-10 लेकर आ। जितनी भी उसमें चीजें लिखी हुई सबका 10-10 मटेरियल लेकर आ, वो भी अपने पैसों से। उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुझे कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जियारोंग जो था ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है कि तू इतना घटिया तरीके से मुझे ट्रीट कैसे कर सकता है, लेकिन उसको मजबूरी भी थी कि मुझे यहाँ पर अपने आप को ठीक भी करना है। तो वो फियांग की बातें मानने के लिए तैयार था। फियांग उससे कहता है कि जब तू सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जमा कर लेगा ना तो अकेडमी के अंदर आ जाना जहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझसे आकर मिल लेना, क्योंकि मैं तो नहीं आना वाला तेरे पास, तुझे जरूरत है तो तू सामान लेकर मेरे पास आएगा। फियांग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1-2 मटेरियल के जरिए वो यहाँ पर उस जियारोंग को ठीक कर देगा, लेकिन बाकी जितनी भी मटेरियल होगी ना वो सब अपने पास रख लेगा, बिना पैसे के उसका फायदा होने वाला था। तो जियारोंग जो था यहाँ पर अपने अंदर सोचने लग जाता है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बोन मैरो की तकलीफ खत्म हो जाए ना, उसके बाद सबसे पहले मैं इसी बंदे की जान लूंगा। ये बचकाना अपने आप को समझता है क्या 30 मार खान, सबसे पहले इसी का खेल निपटा दूंगा मैं। फियांग जो था वो कहना चाहता है उस लड़की से कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कमरा जो इस एल्केमी एसोसिएशन के रहना उसको खाली करो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और मैंने ये सुना है कि एल्केमिस्ट के लिए ये कमरा ऑलरेडी फ्री होता है, तो मेरे लिए वो कमरा खाली करो, मैं वहां पर जाकर रहना चाहता हूँ। तो लड़की भी कहती कि ठीक है आपकी जितनी नॉलेज है ना, हमको लगता है कि आपके पास उतनी नॉलेज होगी और आप उस कमरे में रहने के लायक है, तो बिल्कुल आप वहां पर जा सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर ना फियांग की जो फैमिली है, मतलब जो इस मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जहाँ रहता है वहां पर उसकी जो फैमिली है ना उसके हेड को हम देख पाते हैं। वो आराम से बैठा हुआ था और उसके पास एक सिपाही आकर कहने लग जाता है कि मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो फियांग जो है ना उसने यांग डी को कुत्तों की तरह मारा है और मार कर उसको उसने उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी और उसका जो फैमिली हेडलूम था जो कि 5 कलर जेड पेंडेंट है उसको भी उसने चुरा लिया। वो यांग डी उसके सामने 1 सेकंड भी टिक नहीं पाया कि कमाल के अटैक किए थे उस फियांग ने उस यांग डी के ऊपर। तो ये सुनकर जो फैमिली हेड था वो हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे ये कैसे हो गया। फियांग तो बिल्कुल यूजलेस इंसान था ना, जो कि हमारी फैमिली के ऊपर एक बोझ था, अचानक में वो इतना स्ट्रॉन्ग बन कैसे गया। अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरा जो प्लान है जो मैंने अपने दिमाग के अंदर सोच कर रखा है ना वो पूरा करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। वो फियांग ही मेरी मदद करेगा मेरा प्लान पूरा करने में। लेकिन इसका प्लान था क्या वो तो अभी हमें नहीं दिखाया चाहता। वो कहता है कि अगर मेरा प्लान उस फियांग ने कंप्लीट नहीं किया, उसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो सबसे पहले मैं ही उसकी जान ले लूंगा। तो इसके बाद हम फियांग को देख पाते हैं वो अपना उसी कमरे के अंदर जो कि एल्केमी एसोसिएशन वाला था उसके अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और यहाँ पर आने के बाद वो कहना चाहते कि मेरे अंदर जो मेरी डिमोनिक की एनर्जी है ना उसने मेरी हेल्प करी कि मेरे पास अभी भी जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना स्कूल के अंदर, तभी मेरे पास पिछली लाइफ की सारी टेक्निक और सारी नॉलेज है। अगर ये नहीं होता ना तो मैं तो बिल्कुल ही यूजलेस बन जाता हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं रहती यहाँ पर, तो बहुत ही मुश्किल आती मुझे वापस से हेवन तक जाने के लिए। लेकिन अच्छा है कि मेरे पास सारा का सारा नॉलेज है, लेकिन दिक्कत वही है कि जिस बॉडी के अंदर मैं अभी हूँ
ना वो इतनी यूजलेस बॉडी है, इतनी यूजलेस बॉडी कि उसके एक भी मेरिडियन ओपन नहीं हुए। लगता है कि कोई नल्ले बंदे की बॉडी के अंदर मैं आ गया और इस तरह से मैं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले इस बॉडी को ही ठीक करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी जो बॉडी थी उसकी मेरिडियन को ओपन करने की कोशिश करने लग जाता ताकि खुद को वो स्ट्रॉन्ग बना सके। और जैसे से ये काम कर रहा था वहां पर एकदम भयंकर और फैलने लग रहा था। वो अपने जो सारे एक्सपीरियंस थे जो मार्शल एम्पायर वो बना था उसके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी वो अपने बॉडी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी बॉडी पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसकी बॉडी लिटरली में फटने लग जाती है क्योंकि उसके पास पावर तो बहुत ज्यादा है लेकिन बॉडी इतनी काबिल नहीं है कि वो पावर को जल्दी से हैंडल कर सके। इसी वजह से उसकी बॉडी फट रही थी और इससे उसको इतनी तकलीफ होती है कि उसका हिसाब भी नहीं था। फियांग कहना चाहता कि ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ये बॉडी खत्म हो गई तो लगता है कि मैं भी यहाँ पर पता नहीं खत्म हो जाऊँ, इसलिए मुझे ये बॉडी संभालनी पड़ेगी। मैं उसको ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकता लेकिन मुझे किसी भी तरह से अपने मेरिडियन तो ओपन करने हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना है। तो इसलिए वो सबसे कमाल का जो बॉडी टेम्परिंग आर्ट होता है ना वो उसको प्रैक्टिस करने लग जाता है कि मैं अपनी बॉडी टेम्परिंग आर्ट को यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वो कह रहा था कि यार क्या दिन देखने पड़ गए, दुनिया के जो टॉप 10 मार्शल एम्पायर लोग थे ना वो भी मेरे सामने झुकते थे, सर झुकाते थे और आज यहाँ पर मैं खुद यहाँ एक बचकाने की बॉडी के अंदर फंसा हुआ हूँ। लेकिन फियांग को किसी भी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना था तो वो अपनी जो ग्रेविटी का प्रेशर होता है ना अपने ऊपर और ज्यादा बढ़ाने लग जाता है ताकि ग्रेविटी के प्रेशर के जरिए उसकी जो बॉडी फटती है बॉडी टेम्परिंग आर्ट को एक्टिवेट करने के दौरान तो वो ये कम हो जाए और उसके बाद फियांग आराम से अपनी बॉडी टेम्परिंग आर्ट जो है ना उसको कंप्लीट कर पाएगा और अपनी बॉडी को थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग बना पाएगा कि अपने पुरानी टेक्निक को वो और अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अब ये ग्रेविटी का प्रेशर लेने में भी उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो उधर उधर दूर फेंका रहा होता है, कभी यहाँ से वहां फेंका जाता, वहां से वहां फेंका जाता। ये शरीर भी इस ग्रेविटी टेक्निक को भी हैंडल करने के ढंग से लायक ही नहीं था। फियांग कहना चाहता है कि बे तेरी तो कौन सी मुसीबत में आकर फंस गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो हिम्मत नहीं आता। वो कहना चाहता है कि इस टेक्निक को मैंने पहले तो बहुत ही आसानी से कल्टीवेट कर लिया था, तो जब पहले मैंने कर लिया था तो इस बार में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं आराम से उसको कल्टीवेट करूंगा। देखता हूँ कि ये टेक्निक मुझे कितनी ही तकलीफ दे लेती, मैं रुकने वाला नहीं, मैं किसी भी तरह से इसको ये करके रहूंगा। तो एक बार फिर से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था। तो जिस कमरे के अंदर भी फियांग अपनी कल्टीवेशन कर रहा था ना उस कमरे में आने के लिए पीछे बंदों की लाइन लगी हुई थी क्योंकि सबसे ज्यादा कमाल का कमरा था ना वो, तो वहां पर आने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे। लेकिन फियांग काफी टाइम से अपना अकेले ही कल्टीवेशन करता जा रहा था, वहां पे तक बाहर ही नहीं निकला। वहां पर एक लड़की भी होता है जिसका नाम था मैंगयू और ये होती है लुयान अकेडमी से और ये भी यहाँ पर आई हुई थी अपना वही कमरा देखने के लिए ताकि वो कल्टीवेशन कर सके। तो जैसे ही यहाँ पर मैंगयू को देखते हैं बाकी सारे के सारे लोग वो देखते ही रह जाते कि अरे वाह ये कितनी प्यारी है। वो लोग कहना चाहते हैं कि अरे मैंगयू आप यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आइए क्या, मेरा नंबर सबसे पहला है, मेरी बारी आने वाली थी अभी अंदर जाने की, तो अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर आप ले लीजिए, आप आगे आ जाइए, आप पहले चले जाना अंदर क्योंकि आप यहाँ पर खड़े रहेंगे तो आपकी प्यारी प्यारी टांगे दर्द कर जाएंगे। लेकिन मैंगयू कहने लग जाती कि कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये ऑफर देने के लिए, लेकिन मैं भी बाकियों की तरह लाइन में खड़ी हो जाऊंगी ताकि किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो। जिस कमरे के अंदर फियांग था ना वो कमरा पिछले 3 दिन से बंद था, तो यही वजह से लोग हैरान थे कि 3 दिन तक कौन कल्टीवेशन कर रहा है उस कमरे के अंदर, क्योंकि वो कमरा इतना ज्यादा हार्ड है ना, इतना ज्यादा खतरनाक है कि आधे दिन तक कोई ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाता उसके अंदर। लेकिन 3 दिन तक कौन अंदर घुसा हुआ है, कहीं अंदर वो मरवर तो नहीं गया ना, इस वजह से कमरा खुल के बाहर नहीं आ रहा। तो ये सुनकर बाकी जो जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो कहना चाहते कि देखो बाकी के जो कल्टीवेटर होते हैं ना उनके लिए आधे दिन की लिमिट होती है और उसके अंदर उनको बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक एल्केमिस्ट जो होता है ना वो यहाँ पर 3 दिन तक के बिना रुकावट के कल्टीवेशन कर सकता है। मतलब जिस कमरे के लिए हम लोग यहाँ पर लाइन लगाए ना उसके अंदर जो बंदा है वो कोई एल्केमिस्ट होगा बहुत ही कमाल का। इसी वजह से वो आराम से 3 दिन तक अंदर रह पाया और 3 दिन भी उसके पूरे होने वाले, तो इसके बाद वो बाहर निकल कर आएगा। तो इसलिए चुपचाप से यहाँ पर इज्जत से खड़े रहो क्योंकि एल्केमिस्ट जो यहाँ पर आएगा ना हमें उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करनी है, उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि हम नौसिखी और बेवकूफ लोग हैं। तो अब देखते ही देखते यहाँ पर फियांग जो था ना वो कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है क्योंकि 3 दिन पूरे हो चुके थे, तो इसलिए कमरे से वो बाहर निकल कर आया। तो जैसे वो बाहर निकल कर आता है ना सारे के सारे उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, ये तो कोई बच्चा है, ये तो अपना फियांग है ना, अपने क्लास में पढ़ने वाला। फियांग पूरा खून में नहाया हुआ था क्योंकि जो वो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था ना पता नहीं उसने उसको कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन वो पूरा खून से नहा चुका था, उसकी हालत खराब हो गई थी। मैंगयू तो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि फियांग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुआ ना, तुम्हें कितना ज्यादा खून बह रहा, तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए। तो ये सुनकर यहाँ पर फियांग जो था ना वो अपने इस वाले जो वर्ल्ड है जहाँ पर मॉडल वर्ल्ड के अंदर वो रहता है उसकी थोड़ी मेमोरीज उसको आने लग जाती है। उसको ये पता चलता है कि जब मैं इस नॉर्मल बंदे के शरीर में नहीं आया था ना तो इससे पहले इस नॉर्मल वाले बंदे ने जो कि नॉर्मल फियांग है उसने मैंगवू को बचाया था, एक बार उसकी जान बचाई थी और इसलिए ये जो बंदा है जिसकी बॉडी के अंदर मैं मौजूद हूँ वो प्यार करता है इस मैंगवू से, उसकी बंदी है ये। तो फियांग ये देखकर कहना चाहता है कि लगता है कि ये जो मैंगवू है ना वो भी मुझे पसंद करती है, मतलब मुझे नहीं जिसके शरीर के अंदर मैं हूँ उसको पसंद करती है। तो लगता है
कि इसका दिल नहीं दुखाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो सारे लोग यहाँ पर देखकर फियांग को कहना चाहते कि तू 3 दिन तक क्या करा था, तू 3 दिन की वहाँ पर सर्वाइव कैसे किया। तो फियांग कहता है कि तुमको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है तो तुम खुद चले जाओ ना, 3 दिन तक सर्वाइव करके दिखाओ, जो मांगोगे वो दूंगा। 1 घंटा से नहीं सर्वाइव कर पाओगे उस कमरे के अंदर तुम। लेकिन वो लोग कहना चाहते कि तूने कोई चीटिंग की, तू एक एल्केमिस्ट भी नहीं हो, तू 3 दिन तक के अंदर रहा, तूने कुछ न कुछ तो गड़बड़ की, लगता है कि आराम से अंदर जाकर सो गया होगा। तो तूने ये किया कैसे, तूने चीटिंग की, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। तो फियांग कहता है कि देख मैंने अंदर जाकर कुछ भी किया, तेरे से मतलब है क्या, अपना दफा हो जाए यहाँ से। मैंगो जो थी वो कहना चाहती कि देखो अपना बहस बंद कर दो, फियांग के पास कोई मेथड होगा जिसके जरिए वो यहाँ पर 3 दिन तक की प्रैक्टिस कर पाए, और अगर वो ये किया है तो ये उसके लिए फायदेमंद चीज है, तो हम लोग यहाँ पे बीच में नहीं घुसे तो ही बेहतर है। फियांग ने जो किया है वो उसके लिए फायदेमंद साबित था तो वो उसको करने दो। लेकिन वो लोग तो तैयार होते ही नहीं बात सुनने के लिए। वो लोग कहना चाहते फियांग से कि लगता है कि तूने किसी एल्केमिस्ट का ना बैज वगैरह चुरा लिया होगा और उसी से तू ये कमरे के अंदर गया है, तूने चीटिंग की है, यहाँ पर धोखेबाजी की है सबके साथ, इसलिए तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा कि तूने ये किया कैसे, तू एक एल्केमिस्ट है नहीं तो तू अंदर गया कैसे इतनी देर तक के लिए। सारे लोग फियांग से कहना चाहते कि नहीं तुझे जवाब देना पड़ेगा, हम तेरी बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है, तूने रूल्स को तोड़ा है इस एल्केमी एसोसिएशन के, इसलिए तुझे इसकी सजा मिलेगी और तुझे ये सजा काटनी पड़ेगी। तो फियांग कहता है कि अच्छा बताओ तुम लोग चाहते क्या हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, डांस करके दिखाऊं क्या? तो वो लोग कहते हैं कि डांस छोड़, तू यहाँ पर हमारे सामने झुक जा, हमारे सामने अपने सर और नाक दोनों को रगड़ और माफी मांग के मुझसे गलती हो गया, अंदर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो हम जाकर सोच सकते हैं तुझे माफ करने के बारे में, वरना अभी हम तुझे यहाँ पर एल्केमी एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ले जाएंगे, वो तेरा गेम बजा देगा, तुझे पनिशमेंट देगा वो। ये लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर ये फियांग सबके सामने सर झुका लेगा ना, इसकी बड़ी बेइज्जती होगी और मैंग्यू जो उसको पसंद करती है वो भी उसको पसंद करना बंद कर देगी कि ऐसा डरपोक इंसान से कौन ही प्यार करेगा। इसलिए जबरदस्ती वो लोग यहाँ पर फियांग को झुकाने की कोशिश करते, लेकिन उनको नहीं पता कि वो एक लाइन से सबको झुका रहा है। तो फियांग कहता है कि मेरी टांगे ना दर्द करती है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं घुटना दर्द करता है, इसलिए मैं झुक नहीं सकता, चाहे जो उखाड़ना उखाड़ ले। तो ये देखते साथ ही वो जो बंदा था जो फियांग से बहस कर रहा था वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर ये टाइगर रोरिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन टाइगर की कोई स्पिरिट बाहर ही नहीं निकल कर है। तो फियांग कहता है कि बचकान है, तूने टेक्निक तो इस्तेमाल कर ली, तेरे पास पावर भी है लेकिन तेरे पास स्पिरिट ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये यूजलेस टेक्निक है, तो उससे तू मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकता, तू अटैक करने की बात तो छोड़ ही दे। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं तभी भी तेरी जान ले सकता हूँ, देखेगा कैसे तेरी जान लेता हूँ, तो अभी मैं तुझे दिखाता। वो तुरंत यहाँ पर फियांग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन फियांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया कि वो एक ही लात मार कर सीधा का सीधा उस बंदे को झुका देता है। उसको ऐसा झुका था ना कि कमर टूट गई थी उसकी, वो चाहकर भी खड़ा नहीं हो सकता। बड़ा कह रहा था कि वो फियांग को झुकाने वाला, अब यहाँ पर उसने तो उसकी वाट ही लगा कर रख दी। वो बंदा कहना चाहता है कि क्या हो गया मेरे साथ, तूने मेरी हड्डियां तोड़कर रख दी, मैं इतनी आसानी से कैसे हार गया, तो सिर्फ मुझे एक लात ही मारना, एक लात के अंदर मेरी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, इतना मैं तो कमजोर नहीं था, मैं तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया, फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तब तक तुम जा सकती हो अपना। सारे के सारे लोगों का मुंह एकदम बंद हो गया। तो जो भी यहाँ पर फियांग से बेइज्जती कर रहे थे उसको कहते हैं झुकना पड़ेगा, सबके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था क्योंकि उनको पता था कि वो एक वर्ड भी कहेंगे पाताल के अंदर घुसा देगा फियांग उनको। कोई यकीन ही नहीं कर पा था कि अचानक में फियांग इतना स्ट्रॉन्ग बन कैसे गया, क्या हो क्या गया उसके साथ, अचानक में इतना अजूबा इंसान बना कैसे, ऐसा इंसान की कोई मास्टर भी लगता है कि इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो जैसे ही फियांग अपने दोस्तों के पास आता है ना, यहाँ पर उसके दोस्त कहने जाते कि फियांग बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जिस यांगडी को तुमने मारा था ना कुत्तों की तरह 3 दिन पहले, तो उसका बड़ा भाई जुआन नाम करके है, वो यहाँ पर तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहा था कि तुम्हारी जान ले सके, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा है वो तुमसे। तो फियांग सोचने लगा कि अरे यार लगता है कि डेली का ये काम हो गया, पहले बड़े भाई को मारो फिर छोटे भाई को मारो, या फिर छोटे भाई को मारो तो बड़ा भाई लड़ने के लिए आ जाता है, बड़े भाई को मारो, अब सबको मारते ही रहूंगा क्या मैं, लेकिन चलो ठीक है, अपनी मौत को दावत देने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है तो चिपका ही देता हूँ 2-4 उसको भी। वो कहना चाहते हैं कि मुझे लगा कोई सीरियस मैटर तुम लोग बताने वाला, लेकिन ये तो बहुत ही मामूली मैटर है, बस एक चमाट काफी है उस जुबान की वाट लगाने के लिए, बताओ कहाँ छुप कर बैठा है वो। तभी वहाँ पर जुबान आकर वो पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहना चाहता है कि फियांग तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से हमारी फैमिली को हरा देगा, मेरे छोटे भाई को तूने मार करना बिल्कुल गलत किया, और तुझे मैं अब बताने वाला हूँ कि मेरे भाई से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये जो जुबान था ना वो ओरिजिन रैल्म के पीक पर मौजूद था, जो कि काफी ज्यादा कमाल का रैल्म होता है, मतलब ऐसा रैल्म की बाकी की जो भी स्टूडेंट है ना उसको सीनियर कहकर बुलाएंगे। यहाँ पर जुबान जो था वो फियांग से कहना चाहता है कि तूने जो मेरी फैमिली की बेइज्जती की ना, मैं चाहता तुझे ऐसे टुकड़ों में काट देता, लेकिन मैं एक नॉर्मल बैटल करना चाहता हूँ, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ फाइट के लिए, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर और हम यहाँ पर फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो बता अंदर है तेरे हिम्मत कि तू मेरा बैटल एक्सेप्ट करेगा? लेकिन अभी यहाँ पर फियांग क्या जवाब देगा वो भी हमें नहीं दिखाया जाता, वो तो पता है कि कुत्तों की तरह मारेगा उस जुबान को, लेकिन कैसे मारेगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है तो आप कह सकते हैं कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने फियांग के बारे में जाना था जो कि अचानक में ही मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो एक स्कूल का स्टूडेंट बन चुका था। उसको यकीन नहीं होता कि भाई ये कैसे हो गया, मैं तो जा रहा था हेवन के अंदर और हेवन से मैं यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर कैसे आ गया। लेकिन अब जब वो मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था तो यहाँ पर उसके कई सारे दुश्मन होते हैं जो कि सभी उसकी बेइज्जती करते हैं और उसको बुली किया करते हैं। तो फियांग डिसाइड करता है कि ठीक है, जब हेवन ने मुझे यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर भेजी दिया तो यहाँ के सारे मैटर मैं संभाल ही लेता हूँ, दिखाता हूँ लोगों को कि आखिर जो मुझे परेशान करने के बारे में, जो मुझे बुली करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी मैं किस तरह की हालत कर
कर सकता हूँ। तो वो एक एक करते हुए चुन चुन कर जितने भी इसके दुश्मन होते सभी की वाट लगाना शुरू कर देता है। कोई भी इसके सामने टिक ही नहीं पाता। जुआन नाम का एक बंदा होता है जिसके छोटे भाई को उसने मारा था, तो वो यहाँ पर आ चुका था फियांग से अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फियांग को देखते हैं जिसके पास वो लेटर था जुबान वाला कि वो उसको 1 वर्सेस 1 के बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता है। तो यहाँ पर फियांग ये सोच रहा था कि वो जो जुबान है ना अपने ओरिजिन रैंक के फर्स्ट स्टेज को आराम से कंप्लीट कर चुका है, लेकिन मैं तो अभी अपना से बॉडी टेम्परिंग रैंक ही ब्रेक थ्रू किया हूँ और उसके एकदम शुरुआती स्टेज पर मौजूद हूँ। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जुबान मुझसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इस हालत के अंदर मुझे यहाँ पर जुबान से मुकाबला करना है, उसको हराना है ना, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो सके। मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं अपनी कल्टीवेशन को वापस कैसे हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी पुरानी कल्टीवेशन में से थोड़ी पावर को हासिल कर लूँ ना, तो उसके बाद मुझे जुबान को हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उसके पास भी 5 कलर डिवाइन जेड जो है ना वो भी मौजूद है, तो मुझे तो वो भी चाहिए। इस वजह से मुझे उससे फाइट करनी ही पड़ेगी। मैं ये फाइट छोड़ नहीं सकता। पर तभी वहाँ पर आकर पहुंच जाता है वो फियांग की फैमिली का हेड, और यहाँ पर आने के बाद वो फियांग से कहना चाहता है कि मैं यहाँ पर तेरी टांगे तोड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि तूने मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की। तूने आखिर चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया एक प्राइवेट फाइट का? तुझे पता है ना कि अगर मेरा प्लान चौपट हुआ तो मैं यहाँ पर अपना दिमाग खराब कर लूंगा, उसके बाद तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनकर फियांग जो था वो उससे कहने लग जाता है कि अबे तू है कौन जो तू यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है? तू सिर्फ एक नौकर हुआ करता था हमारी फैमिली का, जिसको मेरे दादाजी ने अडॉप्ट करके हमारी फैमिली में लाया था, लेकिन आज देख तो यहाँ पर फैमिली का हेड बनने के बारे में सोच रहा है। एक अडॉप्टेड इंसान जिसका मेरी फैमिली से कोई नाता भी नहीं है, और तू यहाँ का चला हेड बनने के लिए और मुझ पर हुक्म चला रहा है। बेटा तेरे हुक्म को मैं कभी मानने वाला नहीं है। तो ये सुनकर वो फैमिली हेड तो भड़क चुका था कि तू ना अपनी मौत चाह रहा है, इसलिए मैं तुझे वो देकर रहूंगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस फियांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर फियांग की टीचर आकर पहुंच जाती है और एक ही अटैक देकर मारती है उस फैमिली हेड को। ये कहना चाहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि अभी फियांग हमारी एकेडमी के अंदर मौजूद है ना, तो यहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक तूने किया कैसे? मेरी एकेडमी के किसी बंदे को अटैक करने के बारे में कोई सोचेगा भी ना, तो मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो जो फैमिली हेड था देखकर हैरान रह चुका था कि ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं इतनी आसानी से इसको नहीं हरा पाऊंगा। तो अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। मैं बाद में आता हूँ इस फियांग से बदला लेने के लिए, लेकिन इसकी टांगे मैं जरूर तोड़ कर आऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उसके जाने के बाद वो जो टीचर थी फियांग से कहना चाहती कि तो तुम्हारी फैमिली का हेड है ना, ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर फियांग कहना चाहते कि अरे इसको छोड़ो, ये एक गद्दार धोखेबाज इंसान है। मेरे फैमिली ने इसको अडॉप्ट करके अपने जैसा पालकर बड़ा किया और आज ये हमारी फैमिली को अपना गुलाम बनाने के बारे में सोच रहा है। ऐसे गद्दारों को कोई इज्जत नहीं देनी चाहिए, जितना मारना उतना मारो उसको, जहाँ दिखे वहीं धो दो उसको। लेकिन वैसे टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? ये तो हॉस्टल का जो एरिया है वो लड़कों वाला है ना, यहाँ पर सब लड़के रहते हैं, तो आप इतनी रात गए अचानक से मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? जो एकदम सही टाइम पर आपने एंट्री मार ली, क्या कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोच रही थी क्या? तो टीचर कहती कि अरे नहीं नहीं बेवकूफ कहीं कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, तुम तो वैसे भी चिल्ला रहे थे कि कोई मदद करो, मेरे को जो बचाओ यहाँ पर आकर, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा दूर से, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अपना थोड़ी ना यहाँ पर घूम रही थी जो तुम्हारे पर नजर रखूंगी, तो मैं तुम्हारे सही टाइम पे बचाने के लिए पहुंची। हाँ मैं तुमसे इस बारे में भी बात करना चाह रही थी कि तुमने जुबान का चैलेंज एक्सेप्ट कैसे किया? तुम देख रहे हो ना तुम्हारे और उसकी पावर के अंदर आसमान जमीन का फर्क है, कैसे मुकाबला करोगे उसका? ये एकदम इम्पॉसिबल चीज है तुम्हारे लिए। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम बैटल लेने के अंदर जाओगे ना उसे फाइट करने के लिए, तो वहीं पर वो तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हें जान से मार डालेगा। एक तो वैसे स्ट्रॉन्ग है वो अलग बात है, वो अपने भाई का बदला लेगा तुमसे, वो अलग चीज। तुम चाहो तो प्रिंसिपल से बात करो, बाकी टीचर वगैरह से बात करो, तो वो जुबान को समझाकर ये चैलेंज कैंसिल करवा देंगे और ये बैटल नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर ये बैटल हुआ तो इसमें तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन फियांग कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे ये बैटल रोकना है? मैं तो बिल्कुल भी ये बैटल नहीं रोकना चाहता हूँ, मैं तो बिंदास जाना चाहता हूँ उससे फाइट करने के लिए। कल छोड़ो, मैं तो अभी जा रहा हूँ फाइट करने के लिए, अगर मेरा मन हो तो। टीचर कहना चाहती कि तू टीचर है कि मैं टीचर हूँ, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे तुझे सिखाना चाहिए? मैं कह रही हूँ ना, ये बैटल कैंसिल होगा तो बैटल कैंसिल होगा, मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो जाए। वो फियांग को जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है और टीचर यहाँ पर लेकर आती है फियांग को जिया रोंग के पास। और यहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगी थी कि मैंने तुमसे बात की थी ना कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडेंट को ढूंढूंगी जो तुम्हारे डिसाइबल बनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो मैं ऐसे एक स्टूडेंट को लेकर आई हूँ, उसको तुम अपना डिसाइबल बना लो और उसका थोड़ा सा एक मैटर है उसको शांत करवा दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर किसी से बात करोगे ना तो वो मैटर शांत हो सकता है। ये सुनकर जिया रोंग कहता है कि अभी मुझे कोई डिसाइबल सवाल नहीं चाहिए, मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ। वो यहाँ पर अपने दूसरे डिसाइबल से कहना चाहते हैं कि तूने इन लोगों को रोका क्यों नहीं यहाँ पर आने के लिए? मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, मुझे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करनी है, कोई तो है उससे मुझे अपना बदला लेना है, इसलिए जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
तो तब वहाँ पर फियांग बीच में आता और उस मास्टर जियारोंग से कहना चाहता है कि अरे 3 दिन पहले तो हमारी मुलाकात हुई थी, 3 दिन के अंदर तुम इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे बन गए? कौन सा तुमने सपने देख लिए जो तुमको इतना एटीट्यूड आ गया कि तुम इस तरह से बात कर रहे हो? तो जैसे यहाँ पर जियारोंग देखते हैं कि फियांग यहाँ पर आया हुआ, उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। चाहते कि अरे अरे तुम मेरे डिसाबा बनोगे, अरे तुम तो मेरे मास्टर हो। तो पहले बोला जी ना कि तुम यहाँ पर आए, मुझे लगा कि कोई और होगा यहाँ पर मेरे डिसाबा बनने के लिए आया हुआ है। फियांग से कहता है कि अरे अरे यंग मास्टर तुम कुछ क्या चाहिए बताइए ना, मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। टीचर हैरान रह गई थी कि अरे ये चल क्या रहा है, मैं तो यहाँ पर इसको डिसाबा बना के लाई थी। यहाँ पर जियारोंग तो खुद फियांग को ही अपना मास्टर कहने लगा, ये सीधी उल्टा कैसे हो गया? हुआ क्या दोनों के बीच में कि अब जो मास्टर बनना चाह रहा था वो डिसाबल बन गया, जो डिसाबल होना चाह रहा था वो मास्टर बन चुका है। टीचर फियांग से कहती है कि देखो मास्टर जियारोंग तुम्हारे सामने खड़े, इनको रिस्पेक्ट पेश करो, उनके सामने सर झुका। ये तुम्हारा वो जो चैलेंज तुमने एक्सेप्ट किया ना उसको भी कैंसिल करवा देंगे, तुम्हारे बाकी के काम भी हैंडल करवा देंगे। तो जियारोंग ने तो कहना चाहते कि प्लीज टीचर ऐसा मत करिए, इनको मेरे सामने रिस्पेक्ट पेश करने मत कहिए, वरना अभी तो रिस्पेक्ट पेश हो जाएगी लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद बहुत जोर से मारने की आवाज आएगी आपको। फियांग जो था वो टीचर से कहने लगा कि टीचर प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे अपने जरा मास्टर जियारोंग से थोड़ी सी बातें करनी है। प्राइवेट बात हो जाएगी ना तो अच्छी बात होगी, तो आप प्लीज हम दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट दे दीजिए, हम बात करना चाहते पर्सनली। तो जाने के बाद यहाँ पर फियांग जो था वो जियारोंग से कहना चाहते कि अरे मेरा आया टीचर बनने वाला, मेरा मास्टर बनेगा, अब चल रहे तुझे तो मैं अपना डिसाबल भी ना बनाऊं। वैसे तो मुझे ये बता कि मैंने तुझे सामान लाने के लिए कहा था, वो सब तू लेकर आया कि नहीं लेकर आया? तो जियारोंग कहना चाहता कि जो तुमने सामान दिया था ना सच में वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से मिल रहा है, पूरा सामान जल्दी मिल भी नहीं रहा, और जितनी मैंने पूरी जान लगा दी, जी जान लगा कर रख दी मैंने, लेकिन फिर भी मैं उसके 6 सेट ही लेकर आ पाया हूँ। तो 10 सेट कहे थे ना लाने के लिए, मैं सिर्फ 6 को ही लेकर आ पाया और उसी का मुझसे बंदोबस्त हो पाया, और आगे का मुझसे नहीं मिल रहा, चाहे मैं कितनी भी जान लगा दूं, कितना भी कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो फियांग कहता है कि 6 सेट लाया ठीक है, अभी के लिए काम चला लूंगा लेकिन काम मत खत्म करना, तो आगे भी ऐसी कोशिश करते रहना ताकि बचे हुए 4 सेट को भी तो कंप्लीट कर सके, अभी के लिए मैं 6 से काम चला लूंगा। तो ये सुनने के बाद वो जो जियारोंग था वो कहना चाहता है कि मैंने आपका तो काम कर दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे अंदर जो पॉइजन लगा हुआ जिसकी वजह से मैं मरने वाला हूँ, मेरे बोन मैरो खराब हो गया, वो आप कब ठीक करेंगे? मैं उसी को ठीक करने के लिए तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फियांग कहना चाहते हैं कि देख मैंने तुझसे वादा किया है ना कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और तेरा ये बोन मैरो भी ठीक कर दूंगा, तो चिंता क्या के लिए करता है? मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुझे ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा और इंतजार कर, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तेरे को फिक्स कर दूंगा। तो अभी के लिए यहाँ पर जियारोंग को एक खास तरह की सोल रिफाइंड टेक्निक देता है जिसके जरिए उसकी जितनी भी बोन मैरो में तकलीफ है ना वो काफी हद तक के सुधर जाएंगे, और मेहनत करते तो उसको काफी सुधार भी आएगा, वो अपनी पावर को भी बढ़ा सकता है। तो ये देखकर तो जियारोंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फियांग कहना चाहते कि मेरा साथ देते रहे, मैं तेरे लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें करता जाऊंगा, आगे फिर तुझे किसी चीज की दिक्कत देने की या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ तेरे लिए कर दूंगा, बस तुझे मेरे साथ देते रहना, जो मैं कहूंगा तुझे वो मानते रहना। तो अभी के लिए पहला तेरा काम ये है कि ये जो फर्नेस रखा हुआ है ना चल इसको चालू करो, इसके अंदर आग जला। तो ये सुनकर यहाँ पर वो जियारोंग कहना चाहता है कि अरे अरे अभी ऐसा मत करिए, मैं भी तो इसके अंदर एक पिल रिफाइन करा था, मेरी पिल अभी तक पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई है, अभी मैं इसका ढक्कन खोल दूंगा ना तो पिल जो होगी वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी वो सारी की सारी पिल। तो ये सुनकर फियांग कहना चाहते हैं कि मैं होने देना वेस्ट, वैसे भी अगर रिफाइन होकर कंप्लीट हो भी जाती है तो कौन सा टॉप टीयर की वो पिल रहती, लो लेवल की तो पिल रहती घटिया सी मामूली पिल, तो उसको पूरा रिफाइन करके मतलब भी क्या, भागा इसको यहाँ से। मैं भी यहाँ पर 2 पिल को रिफाइन करने के लिए आया, जिसमें से पहला है ओरिजिन चार्जिंग पिल और दूसरी है ओरिजिन बर्स्ट पिल, और ये मुझे जल्दी जल्दी रिफाइन करने क्योंकि मुझे उस बैटल के अंदर भी जाना जो कि स्वान के साथ होगा। तो ये सुनने के बाद वो जियारोंग था वो दंग रह जाता है कि बाप रे ये दोनों पिल ये टॉप टीयर की पिल नहीं है, ये सुप्रीम ग्रेड की पिल है, और इसको तुम रिफाइन करने के बारे में कह रहे हो, तुम लगता भी कि तुम इसको रिफाइन कर लोगे, क्योंकि ये पिल रिफाइन करना कोई मामूली बात नहीं है, बड़े बड़े मास्टर लगते हैं उसको भी रिफाइन करने के लिए, वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो तुम कैसे कर लोगे उसको, वो भी इस मामूली से फर्नेस के अंदर जिसके अंदर सिर्फ नॉर्मल पिल रिफाइन होती है। तो फियांग कहना चाहते हैं कि देख वो सारी बकवास बातें छोड़ दे, क्योंकि मैंने तुझे कहा ना कि मैं ये करने वाला, तो बस मैं ये करने वाला, जो मैं कहता हूँ तो वही किया करना, तो उल्टे पुल्टे सवाल क्यों पूछता है? तो यहाँ पर वो जियारोंग कहने लग जाता है कि ठीक है मैं मुझसे गलती हो गई, मैं अंदर कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। वो जल्दी से यहाँ पर फर्नेस में आग लगाता है और यहाँ पर वो उसी फर्नेस के अंदर वो अपने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डाल देता है। तो ये देखकर वो जियारोंग हैरान हो चुका था कि यार मैंने आपको कहा था ना कि इसके अंदर मेरी वाली पिल रिफाइन हो रही है, इसके अंदर आपने अपनी वाली भी पिल को डाल दिया, इसमें तो आपकी 2 पिल रिफाइन होगी, मेरी 1 पिल रिफाइन होगी, तो एक टाइम में 3 पिल रिफाइन होगी, ये कैसे होगा? एक बंदा एक टाइम में 1 पिल भी अच्छे से रिफाइन नहीं कर सकता, तो वो 3 पिल को कैसे रिफाइन करेगा? तो फियांग कहता है कि अबे तू मुंह बंद कर ले यार, मेरा सर दर्द कर गया, मुझे काम पर फोकस करने दे, तू मेरा दिमाग खराब करा, अभी तो एक वर्ड भी और कहेगा तो सच बता रहा हूँ 3 पिल के साथ साथ तुझे भी अंदर डाल दूंगा फर्नेस के अंदर और तुझे भी रिफाइन कर दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज अपना मुंह बंद कर ले वरना मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। तो ये सुनने के बाद वो जियारोंग कहता है कि ठीक है मास्टर जैसा आप कहे मैं वो करने के लिए तैयार, मैं कोई भी सवाल नहीं उठाऊंगा। इसके बाद वो पावर का इस्तेमाल करता और उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जितने भी फर्नेस के अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे ना उसके अंदर अपनी पावर को डाल रहा था ताकि वो पिल को रिफाइन कर सके, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर उसकी पावर एग्जॉस्ट हो जाती है। वो कहना चाहता है फियांग से कि देखिए मास्टर मैं यहाँ पर अब और पिल को रिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सोल पावर और फायर पावर जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी हाई पिल को रिफाइन कर सके, तो आपको ये काम करना होगा।
फियांग कहता है कि क्या यूजलेस इंसान है, कहाँ से तो अपने आप को अल्केमिस्ट कहता है, कोई काम का नहीं है, तो सब कुछ मुझे ही करना होगा। तो फियांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे पिल को रिफाइन करने में लग गया। और जैसे जैसे वो यहाँ पर ये काम कर रहा था ना, वैसे वैसे वो पिल रिफाइन होने लग जाती है। एक बार के अंदर वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कितनी सारी पिल को रिफाइन कर लेता। 5 उसने चार्जिंग पिल को रिफाइन किया था और 3 से 4 उसने बूस्ट पिल को रिफाइन किया था। जियारोंग तो देखकर हैरान हो जाता है कि बाप रे, इतनी सारी सुप्रीम ग्रेड की पिल को इसने 2 मिनट के अंदर रिफाइन कर दिया। ये इंसान है कि लग रहा है आसमान से कोई गॉड उतर के आ गया। इतना अल्केमी में एक्सपर्ट मैंने इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा। फियांग जो था अपने पास से एक वो जो पिल थी वो निकाल कर जियारोंग को देते हुए कहता है कि देख तेरी वाली पिल तो लगता है कि खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई वो। तो ले मैं अपनी में से पिल में से एक तुझे देता हूँ, ये तेरा गिफ्ट है जो तूने मेरी मेहनत की है उसका। जाके आप खुश हो जाओ और निकल रहे यहाँ से, क्योंकि मुझे ये कमरा खाली चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करनी है, अपनी पावर को बढ़ाना है। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर अपना कमरा खाली चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद जियारोंग वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद फियांग जो होता है वो कमरे के अंदर बैठा होता है और अपनी कल्टीवेशन वो करने लग गया था। वो ये कह रहा होता है कि बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है बॉडी के ऊपर, जिसके जरिए हमारी बॉडी जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाती है, ताकि आगे के जितने भी लेवल्स होते हैं उनको हम हैंडल कर सके अपनी बॉडी के ऊपर। और ये होने के बाद हमें सोल रिफाइनिंग टेक्निक चाहिए होती है, जिसके जरिए हमारी सोल स्ट्रॉन्ग बनती है। सबसे पहला काम होता है बॉडी रिफाइन करने का, उसके बाद सोल रिफाइन करने का। जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर हमारे जो शरीर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आगे सारे टेक्निक को हैंडल कर सके। यही सबसे बेसिक बात होता है कल्टीवेशन में स्ट्रॉन्ग बनने का। ये सारी चीजें मैंने न जाने कितने 100 साल पहले सीखी थी, अब जाकर एक बार फिर से वो सारे स्टेप करने पड़ रहे हैं बस इस मामूली से शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि मैं अपनी पूरी फुल पावर को यूज कर सकूं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है बॉडी रिफाइनिंग के बारे में, अगर मैं इसको अच्छे से परफॉर्म कर लूं तो इसके बाद एक बॉडी जो होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक लोहे जैसी हो जाती है वो। और अगर परफेक्ट तरह से बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को सीख लिया जाए ना, तो उसके बाद उसके अटैक ऐसे हो जाते हैं कि वो एक माउंटेन को एक अटैक के अंदर कोलैप्स करवा सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक बंदा जब अगर वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को एकदम अच्छे से सीख ले। तो उसके बाद जब हम मार्शल कल्टीवेशन में अपना कदम रखते हैं तो की एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जिसके बाद हम अपना की गैदरिंग लेवल को आराम से ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। अगर हम ये ना करें तो थोड़े बहुत अटैक जो होंगे ना वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज करवा सकते हैं। लेकिन ये की रिफाइनिंग रैम जो होता है वो हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करने में और अटैक को झेलने की ताकत बनाने के लिए। और एक बात सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होता है जो कि हमें नेदर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कराता है। इसमें हमारी डिवाइन सोल तैयार होती है जो कि हमारी हेल्प करती है नेदर वर्ल्ड की पावर को अपने अंदर हासिल करने के लिए। जब मैंने अपने पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, उस लाइफ के अंदर मैंने अपने इसी मिस्टीरियस और स्पिरिट वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो कि नेदर वर्ल्ड की है वहां से शुरुआत की थी, और धीरे धीरे करते हुए मैं एक मार्शल एम्पायर बन पाया। तो मेरे ख्याल से मुझे सारे के सारे वही मेथड फॉलो करने चाहिए जो कि मैंने अपने पिछले लाइफ के अंदर किए थे, और उससे ही हो सकता है कि मैं जल्द से जल्द अपने पिछले लाइफ की सारी पावर को यूज कर पाऊंगा। वरना ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास काम होने वाला है। जब मैं अपने हेवनली एम्पायर रैम ब्रेक थ्रू कर रहा था, मेरे पास कई बार हेवन ने अटैक करने की कोशिश की, कई बार उसने अपने दांव की पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं उसके अटैक से बचता हुआ आया था, क्योंकि मेरे अंदर जो डर था कि मैं मर जाऊंगा या मेरी बॉडी खत्म हो जाएगी या मेरी जितने सालों की मेहनत है वो खत्म हो सकती है, ये मैंने अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल लिया था। और अब मुझे यहाँ पर भी यही करना चाहिए। मैं डर रहा हूँ ना कि मेरी ये फिजिकल बॉडी जो नॉर्मल सी है वो खत्म हो जाएगी, तो मुझे इसका डर अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर मैं ये डर निकाल दूं तो उसी के बाद में जाकर आराम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। जब तक ये डर मेरे दिमाग में बैठा रहेगा ना, मैं जल्दी अपनी कोई खास टेक्निक को परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा, इस डर से कि कहीं मेरी बॉडी खराब ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर फियांग एक बार फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। वो सारी की सारी पिल को एक बार के अंदर ही खा चुका था ताकि वो अपने स्ट्रॉन्ग बना सके। अब भले से उसकी बॉडी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वो अपना ओरिजिन रैंक ब्रेक थ्रू करके रहेगा। बस यही उसका टारगेट था कि आज बेटा ओरिजिन रैंक तू तो गया, मैं आज तुझे ब्रेक थ्रू करके ही रहूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। पावर को बढ़ा देता है और लग रहा था कि शायद वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा, पर वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो तो भी हमें नहीं दिखाना चाहता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।